आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के सेक्शन 124 टू 152 कवर करेंगे। सारी एक्सप्लेनेशंस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आप चाहें तो आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और इजी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी। सेक्शन 124 स्टार्ट करते, उससे पहले चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर 10 Boundaries and boundary marks, survey marks. Section 124 Construction of boundary marks of villages and survey numbers और plot numbers. इसमें कह रहा है कि बाउंड्री मार्क्स बनाए जाएंगे विलेजेस के और सर्वे नंबर्स या फिर हम जिसे प्लॉट नंबर्स कहते हैं उनके भी। सब सेक्शन 1 कहता है कि सारी विलेजेस की बाउंड्रीज फिक्स्ड होंगी और परमानेंटली मार्क कर दी जाएंगी बाउंड्री, परमानेंट बाउंड्री मार्क से। डीमार्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को मार्क कर देना। सब सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट किसी भी विलेज के लिए ऑर्डर निकाल सकता है कि हर सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर जो भी उस विलेज के अंदर हैं उनकी बाउंड्रीज बना दी जाएंगी और वो फिक्स और डीमार्केट मतलब वो परमानेंटली फिक्स्ड होंगी। सब सेक्शन 3 कहता है कि जो ये ऐसी बाउंड्रीज बनाई जाएंगी वो जो प्रोविजंस आगे इस सेक्शन या फिर इस एक्ट में दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट टू मतलब उनके अकॉर्डेंस में होगा और जो उनकी स्पेसिफिकेशंस होंगी और जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का तरीका होगा वो भी जो आगे प्रिस्क्राइब्ड है उसी प्रकार से होगा। सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर कहीं पे जो बाउंड्री मार्क्स के जो प्रिस्क्रिप्शन का जो रूल है या स्पेसिफिकेशन है वो डिफ़र करती है जो अभी जो फ़िलहाल जो बाउंड्री मार्क्स बनाने का तरीका है उस विलेज का, तो जो नई स्पेसिफिकेशन है वो उस विलेज में एनफोर्स नहीं की जाएगी जब तक एक एप्लीकेशन नहीं दी जाती तहसीलदार को आधे लैंड होल्डर्स ऑफ द विलेज से ज़्यादा के द्वारा। मतलब जब आधे से ज़्यादा लैंड होल्डर्स विलेज के तहसीलदार को जाके एप्लीकेशन देंगे कि जी ये जो नई स्पेसिफिकेशन है इससे हमारे विलेज की बाउंड्री मार्क्स को आप प्रिस्क्राइब करवाइए, तभी जाके वो इन्फोर्सेबल होगी, मतलब तभी जाके तहसीलदार उसको बनवाएगा। जो एक मिनट, हाँ जी, तो जब ऐसी कभी कोई एप्लीकेशन डाली जाएगी तो तहसीलदार नई बाउंड्री बनवाएगा सारी विलेज में और जो उसकी कॉस्ट आएगी वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दी जाएगी विलेज के लैंड होल्डर्स के बीच में। और वो जो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दी जाएगी वो जो इस एक्ट कोड के अंदर रूल्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे ही होगी। और जो हर पर्सन जो भी लैंड होल्डर हैं उनका जो भी शेयर बनेगा इसमें जो भी उनको मतलब देना होगा वो एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 5 देखते हैं क्या कहता है। एवरी होल्डर ऑफ लैंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। हर कोई जो लैंड होल्डर है वो उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिपेयर ऑफ परमानेंट बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स इरेक्टेड देयर ओन, मतलब अगर उनको रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ी परमानेंट बाउंड्री मार्क्स और सर्वे मार्क्स को तो वह उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 125 डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज बिटवीन विलेजेस, सर्वे नंबर्स एंड प्लॉट नंबर्स। ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेजेस, मतलब सारे डिस्प्यूट्स विलेज की बाउंड्री को लेके या फिर सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर की बाउंड्री को लेके वेयर सच बाउंड्रीज हैव बीन फिक्स्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 124, जहाँ पे सेक्शन 124 के तहत ये बाउंड्रीज फिक्स्ड कर दी गई हैं, शैल बी डिसाइडेड बाय द तहसीलदार इनको डिसाइड करेगा आफ्टर लोकल इंक्वायरी एट विच ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरिंग एंड प्रोड्यूसिंग एविडेंस। तहसीलदार ये डिसाइड करेगा जब सब पर्सन्स जो इंटरेस्टेड हैं, जो मतलब इस डिस्प्यूट की जो भी
एग्रीव्ड हैं या फिर जिसको भी बेनिफिट मिला है उन सब को अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपीयर होने की, मतलब तहसीलदार के सामने पेश होने की और अपना अपना एविडेंस प्रोड्यूस करने की। सेक्शन 126 इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली इन पोजेशन। ये कह रहा है कि इजेक्टमेंट का मतलब होता है कि किसी को उसकी जगह से उठा देना, मतलब उससे वो जगह ले लेना। सब सेक्शन 1 व्हेन अ बाउंड्री हैज़ बीन फिक्स्ड, जब कोई बाउंड्री फिक्स कर दी गई है सेक्शन 124 के प्रोविजंस के अंदर, द तहसीलदार में समरली इजेक्ट एनी पर्सन, तहसीलदार किसी भी पर्सन को वहाँ से भगा सकता है हु इज़ रॉन्गफुली इन पोजेशन ऑफ एनी लैंड, जिसने किसी भी लैंड का कब्जा कर लिया हो, विच हैज़ बीन फाउंड नॉट टू अपरटेन टू हिज होल्डिंग, मतलब वो उसकी होल्डिंग का नहीं है, मतलब वो उसका ओनर नहीं है, और टू द होल्डिंग ऑफ एनी पर्सन थ्रू और अंडर होम ही क्लेम्स, मतलब वो जिसके अंडर क्लेम कर रहा था कि ये उसका लैंड है लेकिन इसका जो होली सोली है या फिर इसके अंडर ही मैं इस लैंड को क्लेम कर रहा हूँ, वो भी झूठा साबित हो जाए। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन रिजेक्टेड, जब कोई भी पर्सन उसके लैंड से उठा दिया जाता है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस के अंडर, ही मे विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इजेक्टमेंट, वह 1 साल के पीरियड के अंदर जब से उसको उठा दिया गया था या फिर उसका जो लैंड था वो ले लिया गया था, इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल देयर टू, तो वह 1 साल के अंदर सिविल कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर सकता है कि भाई ये लैंड तो मेरा था, प्रोवाइडेड दैट द तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर्स एज सच शैल नॉट बी अ पार्टी टू सच सूट। इसमें कहा गया है कि तहसीलदार या फिर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर इस केस की पार्टी नहीं होंगे। सब सेक्शन 3 द तहसीलदार में एट एनी टाइम मेक एन ऑर्डर फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, तहसीलदार किसी भी समय पे रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर से बंटवारा कर सकता है लैंड रेवेन्यू का, विच इन हिज ओपिनियन शुड बी मेड, जो उनको ठीक लगता है, शुड बी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्री इन सिविल सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2। तो अगर वो जो पर्सन एग्रीव्ड था वो केस जीत आते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, तो तहसीलदार उनको रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनको वापस उनका लैंड दे देगा। एंड सच रीडिस्ट्रीब्यूशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ रेवेन्यू ईयर फॉलोइंग द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब जब से ऑर्डर जिस साल में ऑर्डर दिया है उस साल के रेवेन्यू ईयर की बिगनिंग से वो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनको वो लैंड उनका वापस दे दिया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 127 डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस। सब सेक्शन 1 एवरी होल्डर ऑफ लैंड एडजॉइनिंग अ विलेज रोड, मतलब जिनका भी घर या फिर की कोई भी प्रॉपर्टी विलेज के रोड के लगती हुई हो या विलेज वेस्ट और लैंड रिजर्व फॉर कम्युनल पर्पजेज, मतलब जहाँ पे गाँव का कूड़ा कचरा अडंगा इकट्ठा करा जाता हो या फिर कुछ लैंड रिजर्व्ड हो, जैसे किसी बफेलो की बेदिंग का प्लेस हो या फिर कोई और कम्युनिटी सेंटर हो या कोई आंगनवाड़ी शॉप हो, शैल एट हिज ओन कॉस्ट एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, वो अपने खुद के खर्चे पे और जो तरीका बताया गया है उसके हिसाब से क्लोज ए डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन हिज लैंड एंड विलेज रोड, वो बाउंड्री बनवाएंगे, वो बाउंड्री मार्क करवाएंगे उनके लैंड और विलेज का जो रोड है उनके बीच की जो बाउंड्री है वो डिमार्केट करवाएंगे, या फिर उन जो विलेज की जो भी प्रॉपर्टी है उसके मतलब एडजॉइनिंग जो भी एरिया है उसके लिए वो बाउंड्री मार्क करवाएंगे। क्लोज बी रिपेयर एंड रीन्यू सच बाउंड्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो टाइम टू टाइम उस बाउंड्रीज को रिपेयर करवाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। सब सेक्शन 2 इफ़ द होल्डर फेल्स टू डिमार्केट द बाउंड्री, अगर जो लैंड होल्डर है वो डिमार्केट मतलब उसको मार्क करवाने में सफल होते हैं, मतलब वो नहीं करवाते, और टू रिपेयर और रीन्यू द बाउंड्री मार्क्स, या फिर वो इसको रिपेयर या फिर नया नहीं करवाते फिर से जब उनको कहा जाता है या फिर ज़रूरत होती है,
एज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 के अंडर कहा गया था जिसे हम पढ़ चुके हैं, द तहसीलदार में आफ्टर सच नोटिस, तो तहसीलदार नोटिस के बाद उनको जो ठीक लगता है, कोज द बाउंड्री टू बी डिमार्केटेड और द बाउंड्री मार्क्स टू बी रिपेयर्ड, वो बाउंड्री को फिर से बनवा सकते हैं या फिर उसको रिपेयर या रिन्यू करवा सकते हैं। एंड मे रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो जो उस पर उनका खर्च आएगा वो जो लैंड होल्डर है उनसे वह एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के द्वारा ले सकते हैं। सब सेक्शन 3, इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसके रिगार्डिंग, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री और मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री मार्क्स, मतलब डिमार्केशन जो मार्क कर रहे थे बाउंड्री या फिर उनका जो मेंटेनेंस था उसके रिगार्डिंग, इन प्रॉपर स्टेट ऑफ रिपेयर, मतलब उसको रिपेयर करवाने के लिए, द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द कलेक्टर, जो कलेक्टर होंगे वो इस डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल, तो जो कलेक्टर डिसीजन दे देंगे वो फाइनल होगा। एक्सप्लेनेशन, विलेज रोड फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, विलेज रोड जो इस सेक्शन में बताया गया था, मीन्स रोड विच बियर्स एन इंडिकेटिव सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर, मतलब इसमें जो विलेज रोड बताया गया था वो उससे सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर से लगता हुआ, जो भी रोड है उससे लगता हुआ विलेज रोड उसको कहते हैं। सेक्शन 128, एनफोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स, सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कहते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ नवंबर इन ईच ईयर, हर साल में नवंबर के ख़त्म हो जाने के बाद, द पटेल ऑफ द विलेज शैल गिव रिटन नोटिस, जो गांव का पटेल होता है वो एक रिटन नोटिस देगा, टू एवरी होल्डर ऑन हुज लैंड द बाउंड्री और सर्वे मार्क्स आर डिफेक्टिव, जिनके भी जो भी लैंड होल्डर जिनके जो बाउंड्री मार्क्स थे वो ठीक नहीं है, मतलब उनका बाउंड्री मार्क्स ख़राब हो रहे हैं, डिफेक्टिव हो रहे हैं, कॉलिंग अपॉन हिम टू पुट दैम इन टू प्रॉपर रिपेयर, और उन्हें कहेगा कि इन्हें ठीक करवाओ बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च फॉलोइंग, जो अगले साल की फर्स्ट डे ऑफ मार्च, मतलब 1 मार्च से पहले इनको ठीक करवाओ। सब सेक्शन 2, आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च इन एनी ईयर, हर साल फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1 मार्च के बाद, द तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार या फिर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर, एम्पावर्ड टू एक्ट मे कोज एनी डिफेक्टिव बाउंड्री, उनके पास पावर है वो एक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए एक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी डिफेक्टिव बाउंड्री या फिर सर्वे मार्क है, टू बी प्रॉपरली रिपेयर्ड, तो उनको वो ठीक करवा सकते हैं। एंड शैल रिकवर द कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर, और जो उसको ठीक करवाने में उनका खर्च आएगा वो वह लैंड होल्डर और होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सच बाउंड्री, या फिर जो भी बाउंड्री की रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनसे वे, टुगेदर विद द पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़, तो उनसे वे बाउंड्री मार्क्स रिपेयर करवाने के खर्च के साथ साथ एक 100 रुपये तक जो एक्सटेंड की जा सकती है, उस पेनल्टी के साथ वह उनसे वापस वह सारा पैसा ले सकते हैं। सच कॉस्ट एंड पेनल्टी शैल बी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो जो वह कॉस्ट होगी वह कॉस्ट और पेनल्टी वह एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के द्वारा ले जाएगी। सेक्शन 129, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर्स और सब डिविजन्स और प्लॉट नंबर। सब सेक्शन 1, द तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड टू एक्ट, तो तहसीलदार या फिर कोई और रेवेन्यू ऑफिसर जिनको यह पावर दी गई है कि वो एक्शन ले सकते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी इंटरेस्टेड, अगर कोई पार्टी एक एप्लीकेशन उन्हें देती है, डीमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ अ सर्वे नंबर, तो वो एक बाउंड्री मार्क करवा सकते हैं किसी भी सर्वे नंबर या फिर प्लॉट नंबर की, और ऑफ अ सब डिवीज़न और ऑफ अ प्लॉट नंबर, एंड कंस्ट्रक्ट बाउंड्री मार्क्स देयर ओन, तो वो डिमार्केशन के बाद बाउंड्री मार्क्स वहाँ पे प्लॉट नंबर या फिर सर्वे नंबर पे बनवा सकते हैं।
Subsection 2 sorry, the state government may make rules for regulating the procedure. स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, टू बी फॉलोड बाय तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर। तो जो ये तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर हैं जो एम्पावर्ड हैं एक्ट करने के लिए कि भाई वो डीमार्केट करवाएं किसी भी सर्वे नंबर की बाउंड्री का, और ऑफ अ सब डिवीज़न और ऑफ अ प्लॉट नंबर। ये वही बात है, प्रिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ बाउंड्री मार्क्स टू बी यूज्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बता सकती है कि भाई बाउंड्री मार्क्स इस टाइप के नेचर के होने चाहिए। एंड ऑथराइजिंग द लेवी ऑफ फीस फ्रॉम होल्डर्स ऑफ लैंड, और वो ऑथराइज कर सकती हैं जो लैंड होल्डर हैं उनसे फ़ीस लेने के लिए इन अ डिमार्केटेड सर्वे नंबर और सब डिवीज़न और प्लॉट नंबर। तो जो वो लैंड होल्डर हैं किसी भी सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर या सब डिवीज़न के, उनसे वे जो उनकी फ़ीस बनती है उनसे लेने के लिए वह स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल बना सकती हैं। सेक्शन 130, पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ दी जाती है, उसको कोई हार्म पहुंचा दिया जाता है, मतलब ख़राब कर दी जाती है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी। इफ़ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉयज और इंजर्स, मतलब कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी बाउंड्री को तोड़ता या ख़राब करता है, और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, या फिर उन्हें मतलब कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं होती, रिमूव्स और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी रिमूव्स अ बाउंड्री और सर्वे मार्क लॉफुली कंस्ट्रक्टेड। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के कोई भी बाउंड्री या सर्वे मार्क जो लॉफुली कंस्ट्रक्टेड था उसे वे तोड़ देते हैं या फिर तुड़वा देते हैं, ही मे बी ऑर्डर्ड बाय द तहसीलदार और एनी रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड टू एक्ट टू पे सच फाइन। तो तहसीलदार या फिर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जिनके पास ये पावर थी वे उन्हें फ़ाइन देने के लिए कह सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़ फॉर ईच मार्क सो डिस्ट्रॉयड, इंजर्ड और रिमूव्ड। तो वे उन्हें तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर उन्हें फ़ाइन देने के लिए जो 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द तहसीलदार और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड टू एक्ट बी नेसेसरी टू डिफरे द एक्सपेंस ऑफ रिस्टोरिंग द सेम एंड ऑफ रिवॉर्डिंग द इन्फॉर्मेंट इफ एनी। मतलब वो जो खर्च उसको फिर से बनवाने में और जो उसका जो ओनर था, लैंड होल्डर था, जो उसको जो हानि हुई उसको वापस ठीक करने के लिए, मतलब उन्हें अगर कुछ रिवॉर्ड भी देना था, नहीं माफ़ कीजिएगा, जो इन्फॉर्मेंट जिसने तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर को इन्फॉर्म करा उनको रिवॉर्ड देने के लिए, और जो बाउंड्री मार्क डिस्ट्रॉय किया गया है उसको जो फिर से बनवाने में खर्च आया है, ये दोनों चीज़ मिला के वे उस जो डिस्ट्रॉयर था उससे ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं भाई, राइट्स ऑफ वे एंड अदर ईजमेंट्स, अदर प्राइवेट ईजमेंट, मतलब भाई जाने आने का रास्ता, ये सिंपल सी बात है। सब सेक्शन 1, इन द इवेंट ऑफ ए डिस्प्यूट अराइजिंग एज टू द रूट बाय विच अ कल्टिवेटर, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है रूट के लिए, मतलब रास्ते के लिए, बाय विच अ कल्टिवेटर शैल हैव एक्सेस टू हिज फील्ड्स, मतलब अगर किसी किसान को रास्ता नहीं दिया जाता उसके खेत तक जाने के लिए, और टू द वेस्ट और पास्चर लैंड्स ऑफ द विलेज, या फिर जो जिस जगह पे कूड़ा इकट्ठा किया जाता है या फिर जहाँ पे गायें व भैंस घास चरती हैं, अदरवाइज देन बाय रिकॉग्नाइज्ड रोड्स, जो रिकॉग्नाइज्ड रोड्स और पाथ्स और कॉमन लैंड हैं, जो इंक्लूडिंग दोज रोड्स एंड पाथ्स रिकॉर्डेड इन द विलेज वाजिब उल अर्ज प्रिपेयर्ड सेक्शन 242, मतलब जो इसके अंडर भी जो वाजिब अल उर्ज हैं जो सेक्शन 242 में जो लिखा गया है उनको इंक्लूड करते हुए, और जो रिकॉग्नाइज्ड रोड पाथ्स हैं वो तो सारे, और एज टू द सोर्स फ्रॉम और कोर्स बाय विच ही में अवेल हिमसेल्फ ऑफ वाटर, मतलब जहाँ से उन्हें पानी मिलता है। अ तहसीलदार में आफ्टर लोकल इंक्वायरी डिसाइड द मैटर, तहसीलदार इंक्वायरी के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द प्रीवियस कस्टम,
जो पुराने समय से प्रथा चली आ रही है, इन ईच केस, हर केस में, एंड विद ड्यू रिगार्ड टू कन्वीनियंस ऑफ ऑल पार्टीज कंसर्न्ड। और ये जो डिसीजन लेंगे वो हर पार्टी की कन्वीनियंस के लिए, मतलब किसी भी पार्टी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, उसको देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। सब सेक्शन 2, नो ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन शैल डिबार। कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन के अंडर जो पास किया गया है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग सच राइट्स ऑफ ईजमेंट एज ही मे क्लेम बाय सिविल सूट। तो अगर कोई पर्सन को सिविल सूट के द्वारा राइट टू ईजमेंट, मतलब उनको वे किसी भी लैंड का, या फिर वे राइट टू लैंड, मतलब वे यूँ कहते हैं कि ये हमारा लैंड है और इसका हमें कंप्लीट राइट है, और वो ये सिविल सूट मतलब सिविल कोर्ट में एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो उन्हें वे डिनाई नहीं किया जा सकता। सेक्शन 132 देखते हैं, पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वे। अगर कोई रास्ते में अड़चन पैदा करता है तो उसकी क्या पेनल्टी होगी। एनी पर्सन हु एंक्रोचेज अपॉन, कोई भी पर्सन जो ट्रेस पास करता है, एनक्रोच मतलब ट्रेस पास, और कोजेज एनी ऑब्स्ट्रक्शन टू द यूज़ ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड रोड, मतलब कोई भी पर्सन या तो ट्रेस पास करता है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब अड़चन पैदा करता है किसी भी सड़क या फिर कोई भी पगडंडी जो विलेज की होती है, इंक्लूडिंग दोज रोड्स जो वाजिबल उर्ज में इंक्लूडेड हैं, और हु डिसओबेज द डिसीजन ऑफ तहसीलदार पास्ट अंडर सेक्शन 131, मतलब जो तहसीलदार ने 131 सेक्शन के अंडर डिसीजन दिया था उसको डिसओबे करते हैं तो वो लाइबल होंगे अंडर द रिटन ऑर्डर ऑफ अ तहसीलदार। तो तहसीलदार के रिटन ऑर्डर के अंडर वे लाइबल होंगे, स्टेटिंग द फैक्ट्स, जो तहसीलदार का ऑर्डर होगा रिटन, उसमें वो फैक्ट्स और सरकमस्टांसिस लिखेंगे उस केस के, टू अ पेनल्टी। तो उन्हें एक पेनल्टी जो 10,000 रुपये तक एक्सटेंड की जा सकती है उस तक वे उसके वे लाइबल होंगे। सेक्शन 133, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इफ़ अ तहसीलदार फाइंड्स दैट एनी obstacle impedes the free use of a recognized road, अगर कोई तहसीलदार उन्हें ये लगता है कि कोई अड़चन जो रिकॉग्नाइज्ड रोड है उस पे कोई अड़चन आ रही है या किसी भी और पगडंडी पे, और इम्पीड्स द रोड और सोर्स ऑफ वाटर, या फिर पानी के रास्ते में भी अगर कोई अड़चन आ रही है, विच हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ अ डिसीजन, जिसका डिसीजन सेक्शन 131 के तहत लिया जा चुका है, ही में ऑर्डर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन इस ऑब्स्टेकल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे वे कह सकते हैं कि कृपया इसको हटा दीजिए, और अगर वह पर्सन फिर भी नहीं हटाता, ही में कोज द ऑब्स्टेकल टू बी रिमूव्ड, he may order the person for such obstacle to, and if complies he may cause the obstacle to be removed, वो धक्के से उस obstacle को हटवा सकते हैं। कौन हटवा सकते हैं? तहसीलदार हटवा सकते हैं। एंड मे रिकवर फ्रॉम सच पर्सन द कॉस्ट ऑफ, जो फिर हटाने की जो कॉस्ट आई वो उस पर्सन से ले सकते हैं जो अड़चन पैदा कर रहा था। एंड सच पर्सन शैल बी लाइबल अंडर रिटन ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, तो जो तहसीलदार रिटर्न ऑर्डर देंगे उसके लिए वे लाइबल होंगे, और उस रिटर्न ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस थे केस के, और इसकी पेनल्टी भी 10,000 रुपये तक एक्सटेंड की जा सकती है। सेक्शन 134 देखते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम रिपीटिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो पार्टी आपस में बॉन्ड कर लेती हैं कि वे ऐसे एक्ट की रिपीटिशन से एब्सटेन करेंगे, एब्सटेन मतलब ऐसा एक्ट फिर से नहीं करेंगी, वो उसे बचेंगी। एनी पर्सन हु एंक्रोचेज अपॉन, कोई भी पर्सन अगर ट्रेस पास करता है या डिस्ट्रक्शन करता है 131, 132, 133 सेक्शन के अंडर, तो वे तहसीलदार उन्हें टू मे बी रिक्वायर्ड बाय द तहसीलदार टू एग्जीक्यूट अ पर्सनल बॉन्ड, तो तहसीलदार उन्हें एक पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए कह सकते हैं जो 500 रुपीज़ तक हो सकता है, एज ही मे डीम फिट, जो जिस अमाउंट तक उन्हें फिट लगता है, फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम रिपीटिशन ऑफ सच एक्ट, वो उन्हें 500 रुपये तक के पेनल्टी के लिए लाइबल कर सकता है कि तुम ऐसा एक्ट फिर से मत करो। सेक्शन 135, एग्जीक्यूशन ऑफ लैंड फॉर रोड पाथ एटसेट्रा, एक्विजिशन
acquisition of land for roads, paths, etc. Subsection 1, if on the application of villagers or otherwise, अगर villagers की application या फिर वैसे भी generally collector is after inquiry satisfied, अगर collector inquiry के बाद satisfy होते हैं that it is expedient to acquire any land for the purpose of providing road not exceeding 10 feet, अगर कलेक्टर ये इंक्वायरी के बाद सेटिस्फाइड हैं कि ये ज़रूरी है कि ये 10 फीट तक का रोड जो 10 फीट तक एक्सटेंड हो सकते हैं, उसकी लिमिट 10 फीट तक का रोड एक्वायर करना विलेज के लिए ज़रूरी है। 10 फीट इन विड्थ कार ट्रैक और पाथ फॉर यूज़, मतलब जहाँ पे अगर कोई बैलगाड़ी वगैरह चलती है उस पे 10 फुट तक का, और पाथ फॉर द यूज़ ऑफ विलेज कम्युनिटी, मतलब या फिर कोई पगडंडी इन सच विलेज ही मे कॉल अपॉन द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, वो रेजिडेंट्स को बुला सकते हैं टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, तो वो कह सकते हैं जो गांव वाले हैं उनको कि इसका जो मुआवजा है वो आप पे करो, पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड अंडर सब सेक्शन 3 विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो जो सब सेक्शन 3 के अंडर जो लैंड जो इसके अंडर गया है उसके लिए वो जो कंपेंसेशन मुआवजा होगा वो उसको देने के लिए कुछ सर्टेन टाइम लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। ऑन सच डिपॉजिट बीइंग मेड द कलेक्टर मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एक्वायर सच लैंड, तो कलेक्टर इस ऑर्डर के बाद ये लैंड एक्वायर कर सकते हैं। एंड अपॉन द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर सच लैंड शैल वेस्ट एब्सोल्युटली इन स्टेट गवर्नमेंट, तो वे इस लैंड को एक्वायर कर सकते हैं और वे लैंड स्टेट गवर्नमेंट का बन जाएगा। सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि अगर किसी पार्टी जो जिसका इंटरेस्ट मतलब वे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे राइट की का हार्म हुआ है, तो वे कलेक्टर को विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट, जब एक साल के अंदर जब से वे जो लैंड था वो पब्लिक यूज़ के लिए दे दिया गया था, तो वे एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सब सेक्शन 1 टू द कलेक्टर फॉर कंपेंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो वो उनको और जो उनको लगता है कि ये हमारा एडिक्वेट कंपेंसेशन नहीं है और हमें और कंपेंसेशन चाहिए, तो वो 1 साल के अंदर कलेक्टर के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। द कंपेंसेशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लैंड शैल बी 15 टाइम्स द लैंड रेवेन्यू असेस्ड एंड असेसेबल देयर ऑन, तो अगर वो जो मुआवजा देना होगा वो 15 गुना होगा जो रेवेन्यू असेस किया गया था या फिर जो बाद में असेस किया जाएगा। सेक्शन 136 पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ दिस चैप्टर, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर दैट एनी ऑफ और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ये स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा सारे या फिर कुछ प्रोविजंस इस चैप्टर के कह सकती है कि ये अप्लाई नहीं होंगे किसी भी विलेज में या फिर कुछ स्पेसिफिक विलेजेस में। चैप्टर 11 रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेक्शन 137 लैंड रेवेन्यू फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड, लैंड रेवेन्यू असेस्ड ऑन एनी लैंड शैल बी फर्स्ट चार्ज ऑन दैट लैंड, जो भी लैंड रेवेन्यू असेस किया जाएगा किसी भी लैंड पे वो फर्स्ट चार्ज ऑन दैट लैंड एंड ऑन द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ, तो वो सबसे पहले उस लैंड पे चार्ज किया जाएगा, उसके बाद उसके रेंट्स और प्रॉफिट्स जो उस पर बनता है उनके ऊपर। सेक्शन 138 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कहता है। द फॉलोइंग पर्सन शैल बी प्राइमरी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू असेस्ड ऑन होल्डिंग, ये जो नीचे दिए गए पर्सनस हैं वो लाइबल होंगे जो लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा उसके लिए। सब क्लोज ए इन अ भूमि स्वामीज होल्डिंग, द भूमि स्वामी, जो भूमि स्वामी होते हैं अगर उनके नाम लैंड है तो वे लाइबल होंगे। क्लोज बी इन अ होल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ लैंड लीज बाय स्टेट गवर्नमेंट द लीसी देयर ऑफ, अगर किसी पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट ठेके पे कुछ लैंड दे देती है जो वो ठेकेदार है वे लाइबल होंगे। क्लोज 2 व्हेन देयर आर मोर देन 1 भूमि स्वामी और लीसी, जब एक से ज़्यादा भूमि स्वामी या ठेकेदार हैं इन अ होल्डिंग, तो सारे जो भी भूमि स्वामी या ठेकेदार हैं
एज द केस में बी शैल बी जॉइंटली एंड सेवरेबल, मतलब वो इकट्ठे भी और अलग अलग भी लायबल होंगे लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए। सेक्शन 139 लैंड रेवेन्यू रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन पोजेशन। In case of default by any person who is primarily liable under section 138, अगर कोई पर्सन सेक्शन 138 के लिए लाइबल है डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में, तो द लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग एरियर्स शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द लैंड। तो जो भी पर्सन उसके पोजेशन में है, उस लैंड के पोजेशन में है, उनसे एरियर्स के द्वारा वो जो रेवेन्यू है वो रिकवर किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट फॉर द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो जो भी अमाउंट उनसे ली गई है वो उन्हें, जो भी उनकी बनती है वो उन्हें वापस दे देनी चाहिए इन अकाउंट विद द पर्सन हु इज़ प्राइमरी लायबल। जो पर्सन सच में लायबल है वो उसने जिस व्यक्ति को ये लैंड दिया गया था वो जिसने, अब देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी जो रेवेन्यू था वो देने की, अगर वो उस लैंड का रेवेन्यू देता है क्योंकि वो उसके पोजेशन में था उस समय पे, तो वो पर्सन लायबल हो, वो पर्सन नहीं, जो प्राइमरी ओनर है उस लैंड का वो लायबल होगा। वो जिस पर्सन ने लैंड रेवेन्यू दिया है उसको लैंड रेवेन्यू वापस देने के लिए, मतलब उसे कंपनसेट करने के लिए। सेक्शन 140 डेट ऑन विच लैंड रेवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड इज पेएबल। द लैंड रेवेन्यू इज पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू ईयर। द लैंड रेवेन्यू पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू ईयर शैल फॉल ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर। ये यूँ कह रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू पे करना है रेवेन्यू ईयर के अंडर वो ड्यू हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर, मतलब फर्स्ट डे को वह ड्यू हो जाएगा वो लैंड रेवेन्यू जो है। सब सेक्शन 2 द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑन डेट्स। स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है लैंड रेवेन्यू की पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट्स मतलब किस्तों में, एंड ऑन डेट्स हेयर इन रेफर टू एज प्रिस्क्राइब डेट, और किन डेट्स पे सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट डेट ऑफ रेवेन्यू ईयर, मतलब जो किस्तों में देनी है और किस किस डेट तक आप उसको पे कर सकते हैं एक रेवेन्यू ईयर के अंदर। एंड सच रूल्स में प्रिस्क्राइब द पर्सन टू हुम एंड द प्लेसेस वेयर एट सच इंस्टॉलमेंट शैल बी पेड, मतलब किन पर्सन्स को तो वह देनी है और कहाँ पे और किस अथॉरिटी को वो आगे देनी है। सब सेक्शन 3 देखते हैं क्या कहता है। द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द पर्सन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सब सेक्शन 2 मे बी मेड इन कैश और मे एट द कॉस्ट ऑफ रेमिटर बी रिमिटेड बाय मनी ऑर्डर। तो जो लैंड रेवेन्यू की जो पेमेंट करनी है किसी पर्सन को, वो सब सेक्शन 2 के अंडर दी गई थी, वो या तो कैश में हो सकती है एट द कॉस्ट ऑफ द रेमिटर और भी रेमिटेड, या फिर वो मनी ऑर्डर के द्वारा भी उसको दे सकते हैं। सब सेक्शन 4 एनी पीरियड इलैप्सिंग बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ रेवेन्यू ईयर एंड एनी डेट, जो भी पीरियड फर्स्ट डे ऑफ रेवेन्यू ईयर मतलब पहला दिन रेवेन्यू ईयर का, एंड एनी डेट फिक्स्ड फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब अगर कोई भी पीरियड, एनी पीरियड इलैप्सिंग बिटवीन फर्स्ट डे of revenue year and any date fixed for payment of land revenue by such rule shall be deemed to be a period of grace and shall not affect the provisions of subsection 1। इसका मतलब है कि रेवेन्यू ईयर के फर्स्ट डे से लेके जो भी डेट लैंड रेवेन्यू की पेमेंट के लिए फिक्स की गई थी उसके बाद का जो भी पीरियड होगा वो अ पीरियड ऑफ ग्रेस माना जाएगा और वो सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करेगा। 141 डेफिनेशंस ऑफ एरियर एंड डिफॉल्टर। एनी लैंड रेवेन्यू ड्यू एंड नॉट पेड, कोई भी लैंड रेवेन्यू जो ड्यू है और जो उसका जो भुगतान करना था, पेमेंट करनी थी, वो नहीं की गई है, ऑन और बिफोर द प्रिस्क्राइब डेट बिकम्स, या तो उस दिन या फिर उससे पहले
becomes there from an arrear and the person responsible for it, whether under provisions of section 138 और 139, becomes defaulter। मतलब जो भी पर्सन जो प्रिस्क्राइब डेट थी उससे पहले तक या फिर उस दिन तक पेमेंट नहीं करता वो डिफ़ॉल्टर बन जाता है सेक्शन 138 और 139 के अंडर। पटेल पटवारी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बाउंड टू गिव रिसिप्ट। सब सेक्शन 1 वेयर पटेल पटवारी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत रिसीव्स अ पेमेंट फ्रॉम एनी पर्सन, ये इनमें से कोई भी अगर इनको कोई पेमेंट मिलती है किसी भी पर्सन से ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और ऑन अकाउंट ऑफ एनी सम, लैंड रेवेन्यू के लिए या फिर और कोई सम ऑफ मनी रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो रिकवर किया जा सकता है एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो एरियर एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ही इट शैल ग्रांट रिसिप्ट फॉर सच सम इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो उनको एक रिसिप्ट उनको देनी होगी उस सम ऑफ मनी के लिए। सब सेक्शन 2 इफ़ एनी पटेल पटवारी ग्राम सभा ग्राम पंचायत फेल्स टू गिव अ रिसिप्ट एज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 1, अगर इनमें से कोई रिसिप्ट नहीं देता जो सब सेक्शन 1 के लिए रिक्वायर्ड सब सेक्शन 1 के अंडर रिक्वायर्ड है, तो ये जो पटवारी या फिर पटेल या ग्राम सभा ग्राम पंचायत होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर पासिंग सच रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच ग्राम सभा। तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऐसी रिसिप्ट पास करने के लिए ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत भी एज द केस में भी शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ पेयर बी लायबल बाय एन ऑर्डर ऑफ तहसीलदार टू पे अ पेनल्टी फॉर एक्सीडिंग डबल द अमाउंट पेड। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई पटेल पटवारी या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का कोई भी मैनर रिसिप्ट नहीं देता जो भी उनने पेमेंट करी उसके बदले, और अगर ये तहसीलदार तक बात पहुंच जाती है तो तहसीलदार ये एक डिसीजन ले सकते हैं कि वो उनको पेनल्टी पे करने के लिए लायबल करें जो कि डबल द अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो उन्हें लैंड रेवेन्यू पे किया था उससे डबल से ज़्यादा वो अमाउंट नहीं हो सकती। सेक्शन 143 पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट और ऑफ लैंड रेवेन्यू इफ़ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ नॉट पेड, अगर कोई भी किस्त लैंड रेवेन्यू की या फिर उसका कोई भी पार्ट विद इन 1 मंथ आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट, द सब डिविजनल ऑफिसर में इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर इम्पोज पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ऑफ द अमाउंट नॉट सो पेड। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी किस्त लैंड रेवेन्यू की नहीं पे की गई जो डेडलाइन थी उसके 1 मंथ अहेड तक, तो जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है उनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कितनी लिमिट तक ये पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एन इंस्टॉलमेंट। इसमें कहा गया है कि कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी नॉन पेमेंट, अगर वो किस्त नहीं पे करते, द पेमेंट ऑफ विच हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, उस पेमेंट की अगर वो किस्त नहीं पे करते जो कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से सस्पेंडेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द पेमेंट रिमेन सस्पेंडेड। इसका मतलब यह है कि अगर किसी लैंड रेवेन्यू की पेमेंट की किस्त पे नहीं करते जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सस्पेंडेड है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच द पेमेंट रिमेन सस्पेंडेड, तो वो डिफ़ॉल्टर नहीं माने जाएंगे जब तक वो सस्पेंडेड था, मतलब जो पेमेंट थी वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा सस्पेंडेड थी। थोड़ी सी एक कई बार यूँ अड़चन हो जाती है, मतलब हम भी एक्चुअली तो एस्पायरेंट्स ही हैं सारे, लेकिन हम जितना हम कर सकते हैं वो तो हम हमारा पूरा जोर ला रहे हैं। सेक्शन 144 रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स। सब सेक्शन 1
द स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट रेमिशन और सस्पेंशन। स्टेट गवर्नमेंट रेमिशन या सस्पेंशन प्रोवाइड कर सकती है लैंड रेवेन्यू की, मतलब वो या तो कम कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू या उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं इन ईयर्स इन विच क्रॉप हैव फेल्ड इन एनी एरिया। अगर वहाँ पे फसल ख़राब होगी तो वो लैंड रेवेन्यू को कम या फिर अहेड में पोस्टपोन भी कर सकते हैं इन एनी एरिया, और in which the crops could not be grown in any area in consequence of any order made under any law by a competent authority। मतलब या तो वो फसल खराब होगी या फिर उनको उगाया जाने की परमिशन नहीं दी गई, ऐसा एक लॉ बना दिया जिसके अंडर कहा गया कि ये फसल उगाई नहीं जा सकती, और वो जो लॉ बनाया था वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था। एंड सच रेमिशन और सस्पेंशन शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। तो जो भी ये रेमिशन मतलब कोई भी अगर लैंड रेवेन्यू कम किया गया है या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है, तो वो जो डिटरमाइन करने की जो मतलब लिमिट होगी वो इस कोड के अंडर जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डेंस में ही होगी। सब सेक्शन 2, नो अपील और रिविजन शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सच रूल्स। कोई भी अपील या फिर रिवीजन लाई नहीं करेगी, मतलब उसके खिलाफ कोई भी अपील या रिवीजन नहीं होगी जो रेवेन्यू ऑफिसर इस जो एक बार फिर से रिपीट करते हैं सब सेक्शन 2, इसमें कहा गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो भी ऑर्डर पास करते हैं उसके खिलाफ कोई भी अपील या रिवीजन नहीं हो सकती, और ना ही आप कोई केस फाइल कर सकते सिविल कोर्ट में टू कंटेस्ट एनी सच ऑर्डर। इसके खिलाफ किसी भी ऑर्डर के खिलाफ जो रेवेन्यू ऑफिसर ने पास किया उसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सेक्शन 145, सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर एंड डिफॉल्टर। सब सेक्शन 1 देखते हैं क्या कहता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय द कलेक्टर। एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कलेक्टर ने सर्टिफाई कर दी है, और बाय द तहसीलदार शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कलेक्टर या फिर तहसीलदार ने सर्टिफाई कर दी है, बी प्रिज्यूम टू बी करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एरियर्स पेएबल टू गवर्नमेंट और इट्स अमाउंट। तो वो जो अमाउंट है पेमेंट की, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कलेक्टर या फिर तहसीलदार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाई कर देते हैं तो वो ठीक स्टेटमेंट मानी जाएगी। एरियर्स पेबल टू गवर्नमेंट, मतलब जो उनको जो लैंड होल्डर थे उनको जितना एरियर पे करना है वह उसे उचित माना जाएगा, और इट्स अमाउंट मतलब जितनी भी अमाउंट उन्हें पे करनी थी वो जो सर्टिफाई कर दी वो ठीक मानी जाएगी, और जो पर्सन नहीं देगा उसे डिफ़ॉल्टर माना जाएगा जब तक इसका अपोजिट प्रूव नहीं होता। मतलब ये प्रूव नहीं होता कि वो जो लैंड रेवेन्यू सर्टिफाई जो जितना अमाउंट कलेक्टर या तहसीलदार ने डिटरमाइन करा था वो गलत था। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि नो नोटिस टू डिफ़ॉल्टर शैल बी नेसेसरी। डिफ़ॉल्टर को कोई भी नोटिस ज़रूरी नहीं होगा बिफोर ड्राइंग ऑफ द स्टेटमेंट रेफर्ड इन सब, मतलब उनको कोई भी नोटिस देना ज़रूरी नहीं होगा जो स्टेटमेंट सब सेक्शन 1 में दी गई है उससे पहले। सेक्शन 146, नोटिस ऑफ डिमांड। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में कॉज अ नोटिस ऑफ डिमांड टू बी सर्व्ड। तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार एक नोटिस ऑफ डिमांड की, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। इसमें लिखा गया है कि तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार नोटिस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का नोटिस एक डिफ़ॉल्टर जिसने पेमेंट नहीं की उसके लिए एक नोटिस ऑफ डिमांड जारी कर सकते हैं। मतलब जो सेक्शन 147 के अंडर जो प्रोसेस हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे उससे उसकी रिकवरी से पहले नोटिस ऑफ डिमांड तहसीलदार या नायब तहसीलदार इशू कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर, एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पेबल टू गवर्नमेंट और ग्राम सभा में बी रिकवर्ड बाय तहसीलदार। जो एरियर देना है लैंड रेवेन्यू का, जो गवर्नमेंट को देना है, ग्राम सभा को देना है, वो तहसीलदार रिकवर कर सकते हैं या इनमें से किसी भी प्रोसेस से। बाय अटैचमेंट और सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, या तो जो उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके और सेल करके। क्लोज बी, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द होल्डिंग ऑन विच एरियर इज ड्यू,
मतलब जो प्रॉपर्टी जिस पे एरियर ड्यू है उसको उसकी अटैचमेंट करके और उसकी सेल करके। एंड वेयर सच होल्डिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सर्वे नंबर, और जहाँ पे ये सर्वे मतलब जो प्रॉपर्टी है वो एक प्लॉट नंबर से ज़्यादा है, बाय सेल ऑफ वन और मोर, मतलब वो सारे एक से ज़्यादा प्लॉट भी वो बेच सकते हैं एरियर को रिकवर करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट नो होल्डिंग शैल बी सोल्ड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें एक आ गया है कि कोई भी जो होल्डिंग है वो बेची नहीं जाएगी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर की है, जब तक फर्स्ट एग्जॉस्टिंग द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर इन सेक्शन 154A। मतलब सब पहले जो प्रोसीजर 154A में प्रिस्क्राइब्ड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके जितने भी सारे मेथड्स हैं उनको सारों को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी है तो उसको सेल कर सकते हो। बाय अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग ऑन विच एरियर इज ड्यू एंड लेटिंग द सेम अंडर सेक्शन, इसमें लिखा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी जिसके खिलाफ एरियर ड्यू है उसकी अटैचमेंट कर सकते हो आप, और उसको फॉर सेल भी दे सकते हो अंडर सेक्शन 154A। थर्ड पॉइंट जो इसमें लिखा गया है, बाय अटैचमेंट ऑफ एनी अदर होल्डिंग बिलोंगिंग टू डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर है उसकी कोई और प्रॉपर्टी को भी आप अटैच कर सकते हो विच इज़ यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लेटिंग द सेम अंडर 154A। मतलब जो और कोई प्रॉपर्टी है जो डिफॉल्टर की जो एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है उसे भी आप अटैच कर सकते हो और लेट उसको अभी आप लेट कर सकते हो सेक्शन 154A के अंडर। क्लोज सी, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी अदर रिमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिफॉल्टर। तो इसमें कहा गया है कि आप कोई भी और रिमूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफॉल्टर की है वो उसे भी आप अटैच कर सकते हो और फॉर सेल दे सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन क्लोज ए एंड क्लोज सी शैल नॉट परमिट द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ फॉलोइंग। इसमें लिखा गया है कि जो क्लोज ए और क्लोज सी में जो दिया गया है ना कि भाई ये फॉर सेल दे सकते हो, इनमें लिखा गया है कि नीचे लिखा गया है कि ये फॉलोइंग जो वो है ना आर्टिकल्स, इनको आप फॉर सेल नहीं दे सकते। द नेसेसरी वियरिंग अपैरल, मतलब जो भी जो नेसेसरी कुर्ता पजामा जो भी है मतलब उनकी ड्रेस वगैरह। कुकिंग वेसल, मतलब खाना बनाने की जो भी वेसल मतलब कुकर काकर हैं। बेडिंग ऑफ डिफॉल्टर, मतलब ये बेड और इसके गद्दे गद्दे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब इनके जो वाइफ हैं और इनके चिल्ड्रन हैं इनके भी जो बेड वगैरह हैं। और पर्सनल ऑर्नामेंट्स, मतलब कोई और गहने वगैरह हैं। और एज इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज, नहीं, इसमें कहा गया है कि जो पर्सनल ऑर्नामेंट्स मतलब कोई गहने वगैरह हैं जो रिलीजियस धार्मिक यूसेज के लिए हैं, कैन नॉट बी पार्टीड विद बाय एनी वुमेन। मतलब अगर किसी वुमेन के कोई भी रिलीजियस यूसेज के लिए कोई भी ज्वेलरी है या फिर कोई और ऑर्नामेंट है तो उससे उस ऑर्नामेंट को उनसे नहीं लिया जा सकता। टूल्स ऑफ आर्टिसन, जो एक कारीगर के औजार होते हैं। इफ़ द डिफ़ॉल्टर इज़ एन एग्रीकल्चरिस्ट, तो अगर कोई डिफ़ॉल्टर किसान है तो हिज इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, उनके जो हस्बेंड्री के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं। हस्बेंड्री क्या होती है? हस्बेंड्री होती है खेती, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट एन इम्प्लीमेंट ड्रिवन बाय मैकेनिकल पावर, इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर डिफ़ॉल्टर किसान है तो उसकी कोई भी जो खेती से रिलेटेड इम्प्लीमेंट्स हैं औजार है उनको आप नहीं फॉर सेल दे सकते, एक्सेप्ट जो मैकेनिकल पावर, मतलब अगर कोई मशीन है तो आप उसको दे सकते हो। एंड सच कैटल एंड सीड एज में इन द ओपिनियन ऑफ तहसीलदार बी नेसेसरी टू एनेबल हिम टू अर्न इज लाइवलीहुड एज सच। और इसमें लिखा गया है कि अगर कोई ऐसे पशु या फिर बीज हैं जो तहसीलदार की ओपिनियन में उन्हें ऐसा लगता है कि इनके बिना जो एक किसान है उनका गुजारा होना बहुत मुश्किल है, तो उन्हें भी आप फॉर सेल नहीं दे सकते। थर्ड पॉइंट है आर्टिकल्स सेट असाइड एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस एंडोमेंट्स, मतलब जो भी धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको भी आप फॉर सेल नहीं दे सकते। हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स विद द मटेरियल्स एंड द साइट्स देयर ऑफ एंड द लैंड इमीडिएटली अपॉर्टेनेंट देयर टू एंड नेसेसरी फॉर इंजॉयमेंट, मतलब जो
एक बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम, जो एक किसान का जो घर है और जो उसकी अदर जो भी उसकी जो बिल्डिंग है जो उसके काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब नेसेसिटी है, उसको भी आप नहीं बेच सकते। प्रोवाइडेड फर्दर द पर्पज स्पेसिफाइड इन क्लोज बी शैल नॉट परमिट अटैचमेंट एंड सेल। जो क्लोज बी में जो डेफिनेशन दे रखी थी उसकी भी कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। अब इसको देखते हैं। 6 हेक्टेयर और लेस देन 6 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया, इसमें एक आ गया है कि अगर आप 6 एकड़ या 6 एकड़ से कम का एरिया, कम का लैंड शेड्यूल एरिया में आप इसको देना चाहते हैं तो आप वो नहीं दे सकते, मतलब अटैच नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। 4 हेक्टेयर्स और लेस देन 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन अदर एरिया, मतलब आप 4 एकड़ से ज़्यादा, 4 एकड़ या 4 एकड़ से कम का एरिया, किसी भी जनरल एरिया जो शेड्यूल एरिया के अंडर नहीं आता, उसे भी आप अटैच या एंड फॉर सेल नहीं दे सकते। अब इसमें लिख रखा है एक्सप्लेनेशन में कि शेड्यूल एरिया क्या होता है। शेड्यूल एरिया वो होता है छत्तीसगढ़ के अंडर जो कि 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पैराग्राफ 6 में दे रखा है। सेक्शन 148 कोस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर, जो पैसे कोस्ट या मतलब जो अमाउंट ऑफ मनी जो रिकवरेबल है एज पार्ट ऑफ एरिया। द कोस्ट ऑफ सर्विंग अ नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 146, जो कोस्ट आई है नोटिस ऑफ डिमांड देने के लिए सेक्शन 146 के अंडर, और ऑफ इशूइंग एंड इन्फोर्सिंग एनी प्रोसेस, मतलब अगर कोई और जो काम जो प्रोसेस किया है सेक्शन 147 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो उसको भी रिकवर करने के लिए आप उसके एरियर्स में से कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं, सीधी बात है। मतलब Section 149 Enforcement of process in other districts. The process specified in clause A and C of section 147, जो A और C clause section 147 के उनमें जो process defined है उसे may be enforced either in the district, या तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब एनफोर्स किए जा सकते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट हुआ है, या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी किए जा सकते हैं। सेक्शन 150 देखते हैं क्या कहता है। पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट एंड सूट फॉर रिकवरी। अब देखते हैं इसको। सेक्शन 1 क्या कहता है। इफ़ प्रोसीडिंग्स आर टेकन अंडर दिस चैप्टर अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द रिकवरी ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, अगर किसी पर्सन के खिलाफ इस चैप्टर के अंडर प्रोसीडिंग्स करी गई हैं उससे जो लैंड का जो लैंड रेवेन्यू है उसकी रिकवरी के लिए, ही में एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी इज नॉक डाउन एट सेल, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जब तक सेल नहीं की जाती, पे द अमाउंट क्लेम्ड, तो वो तब तक लैंड रेवेन्यू की जो अमाउंट है वो पे कर सकता है। एंड में एट द सेम टाइम डिलीवर अ प्रोटेस्ट साइंड बाय हिमसेल्फ, और वो उसी टाइम पे एक प्रोटेस्ट डिलीवर कर सकता है जो उसके द्वारा ही साइंड होगा, और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट, या फिर जो उसके ऑथराइज्ड एजेंट हैं, टू द रेवेन्यू ऑफिसर टेकिंग सच प्रोसीडिंग्स, जो रेवेन्यू ऑफिसर थे जो ऐसी मतलब जो फॉर सेल दे रहे थे, एंड देयर अपॉन दे शैल बी स्टेड, तो उसके बाद अगर वो लैंड रेवेन्यू के अमाउंट पे कर देते हैं तो उनकी जो फॉर सेल जो मतलब जो उनकी बोली लग रही थी वो रुक जाएगी। बोली या फिर उससे पहले का भी जो प्रोसेस था उससे पहले भी वो दे सकते हैं, तो भी उनका जो फॉर सेल उनका जो लैंड था वो जो दिया जाना था वो कैंसिल हो जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा। मतलब सबसेक्शन 2, एनी पर्सन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन सबसेक्शन 5, इसमें एक आ गया है कि कोई भी पर्सन जो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कर रहा है वो सेक्शन 145 के किसी भी प्रोविजंस के साथ ना खड़ा होते हुए सब डिविजनल ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है कि नथिंग वॉज ड्यू, कि भाई उसका कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं थी, उसने सारी अमाउंट दे दी थी, और दैट द अमाउंट वो ड्यू वॉज लेस दैन द अमाउंट ऑफ रिकवरी, मतलब कि भाई जो जितने का आप मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बेच रहे हो वो बहुत ज़्यादा है जो मेरी अमाउंट ऑफ रिकवरी थी, मतलब जितना मैंने आपको पैसा देना था उससे ज़्यादा का तो आप मेरा घर बेच रहे हो। एंड द सब डिविजनल ऑफिसर शैल डिसाइड द ऑब्जेक्शंस और रेज्ड, तो जो सब डिविजनल ऑफिसर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्शन ठीक है या गलत है।
सब सेक्शन 3 नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर पास्ट अंडर सब सेक्शन 2। इसमें लिख रखा है कि सब डिविजनल ऑफिसर जो डिसीजन दे देंगे उसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, बट द पर्सन कंसर्न्ड में इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ सम और पार्ट देयर ऑफ पेड अंडर प्रोटेस्ट। तो इसमें लिखा गया है कि जो पर्सन होगा वो सिविल कोर्ट में जाके एक केस फाइल कर सकते हैं अपने जो उनका जो अमाउंट ऑफ सम था या फिर उसका कुछ पार्ट जो उन्होंने पे कर दिया था प्रोटेस्ट के अंडर। ठीक है, तो प्रोटेस्ट अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, जो उन्हें प्रोटेस्ट के अंडर पे कर दिया था उसको रिकवर करने के लिए वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। सेक्शन 151 बाकी प्रोटेस्ट होता है एक रिटर्न डिक्लेरेशन, जो पब्लिक नोटरी होते हैं कोर्ट में वो साइन करके देते हैं उसे प्रोटेस्ट कहते हैं। सेक्शन 151 देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल। सब सेक्शन 1 द प्रोसीड्स ऑफ एवरी सेल, हर सेल के जो प्रोसीड्स होंगे इस चैप्टर के अंडर शैल बी अप्लाइड फर्स्टली इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द एरियर्स। जो भी इस सेल के प्रोसीड्स होंगे इस चैप्टर के अंडर वो पहले फर्स्टली इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ विच द सेल वॉज हेल्ड। तो सबसे पहले तो जिस थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी, इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें लिखा गया है द प्रोसीड्स ऑफ एवरी सेल अंडर दिस चैप्टर शैल बी अप्लाइड फर्स्टली, मतलब जो भी इस सेल के अंडर जो प्रोसीड्स होंगे, मतलब जो इस सेल के द्वारा जो पैसा आएगा, फर्स्टली इन सेटिस्फैक्शन ऑफ एरियर, मतलब जो एरियर उनके ड्यू थे सबसे पहले उनको कंप्लीट करने के लिए वो उसका मनी सबसे पहले एरियर्स को की सेटिस्फैक्शन के लिए दिया जाएगा। ऑफ विच द सेल वॉज हेल्ड एंड ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सच सेल, जो उस सेल करने में जो खर्चा आया है वो सेकेंडली टू द पेमेंट ऑफ एनी एरियर्स ऑफ सेसिस ड्यू बाय द डिफॉल्टर अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब जो एक्सपेंसेस उसके सेल करने में आया है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी और किसी एरियर की पेमेंट करने जो डिफॉल्टर ने कर रखी है, मतलब जो और कोई एरियर जो उसका रहता है उससे पहले जो एक्सपेंसेस आए हैं सेल पे उस पे उसकी रिकवरी की जाएगी अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स इन द रीजन कंसर्न। थर्डली टू द पेमेंट ऑफ एनी अदर एरियाज पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट को जो कोई और एरिया अगर उनके लैंड पे रहता था तो थर्ड उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड फोर्थली टू द पेमेंट ऑफ एनी एरियाज ड्यू बाय द डिफॉल्टर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फोर्थ पे कंसिडर्ड किया जाएगा अगर जो डिफॉल्टर था उनकी कुछ अमाउंट ड्यू थी, जो एरियर उनका कुछ ड्यू था कोऑपरेटिव सोसाइटी के तरफ भी के अगेंस्ट भी, एंड द सरप्लस इफ एनी शैल देन बी पेबल टू हिम और वेयर देयर आर मोर डिफॉल्टर्स देन वन टू सच डिफॉल्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन प्रो, और इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको वो वापस दे दिया जाएगा, या और अगर एक से ज़्यादा डिफॉल्टर हैं तो उनका जो प्रोपोर्शनेटली बनेगा उनको वो वापस दे दिया जाएगा। Provided that the surplus shall not be paid to the defaulter or defaulters until after expiry of 2 months, इसमें कहा गया है कि जो सरप्लस होगा जो उनको वापस देना था वो डिफ़ॉल्टर को नहीं दिया जाएगा 2 मंथ से पहले, मतलब जो जिस दिन सेल होएगी उससे 2 मंथ से पहले उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फ्रॉम डेट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सेल इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 मंथ नहीं, जो डेट ऑफ कन्फर्मेशन हुई है ना सेल की उस तक कोई भी उसको सरप्लस जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। सब सेक्शन 2 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 के किसी भी प्रोविजन के साथ नहीं खड़े होते हुए द प्रोसीड्स ऑफ सेल अंडर क्लोज सी, जो सेल के प्रोसीड्स होंगे मतलब जो सेल से जो पैसे मिलेंगे क्लोज सी के अंडर ऑफ एनी ऑफ सेक्शन 147 शैल बी अप्लाइड फर्स्ट टू पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पेबल बाय द डिफॉल्टर। हाँ जी, इसमें कहा गया है क्लोज 2 के अंडर कि कोई भी
एरियर जो डिफ़ॉल्टर लायबल था पे करने के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी अंडर क्लोज सी ऑफ सेक्शन 147। किसी भी और जो उसके एक्सपेंसेस थे या एरियर्स थे उन सब से पहले, जो सब सेक्शन 1 के अंडर भी दे रखे थे वो भी उसके बाद आएंगे। सेक्शन 152 लैंड सोल्ड फॉर एरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। अब देखो एक काम करते हैं, 152 सेक्शन, 153, 154, 454A, 155 और 156 ये आप खुद कवर करो। कल से हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई डाउट है, इनमें से कोई सेक्शन में या फिर जो भी एक्सप्लेनेशंस थी उनमें से भी अगर किसी में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम वो स्पेसिफिक जो आप सेक्शन बोलेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें। जो ये छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है इसको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर दें, हमारी पूरी कोशिश होएगी। और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।